हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ डिविडेंड पेइंग कंपनीज विच हैव हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, राइट। सो पहले हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे पहले पार्ट में, दैट इंक्लूडेड पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, शेविट कंपनी, गुजरात पीपावाव पोर्ट, HCL टेक, बजाज ऑटो। और आज हम शुरू करेंगे 5 दूसरे स्टॉक्स में जो डेट फ्री है नेट और हाई डिविडेंड पे आउट रहा है पिछले 5 सालों में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको नॉलेज देने के लिए कि डिविडेंड पे आउट क्या है और डिविडेंड यील्ड क्या है। सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है फिर से एक ऑटो सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। प्राइस जिसका था 2562 रुपए 18/10/2022 को। बुक वैल्यू कंपनी का है 793, पी बैठता है 19.30, डिविडेंड यील्ड बैठता है 3.71%, मतलब 3.71%। डिविडेंड पे आउट रहा है 50 से 82% पिछले 8 सालों में। कंपनी जैसा कि सब जानते हैं 1984 में बनी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स रही थी 19 सालों में जब से इनकॉर्पोरेट हुई है। 50% व्हीकल्स फाइनेंस होते हैं। उनके हीरो फिनकॉर्प करके भी एक फाइनेंसिंग डिवीजन भी है जहां से वो फंडिंग करते हैं और टोटल फाइनेंसिंग उसकी होती है 40% तक। कंपनी भी जैसे बजाज ऑटो ट्राई कर रही है वैसे ही कोशिशें जारी हैं कि ईवी सेगमेंट में अच्छी तरह से उतर सके। और एथर एनर्जी के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ था जहां पे जुलाई 2020 में 34.58% की हिस्सेदारी उन्होंने कंपनी खरीदी थी। और एक इंटरनल स्टार्टअप भी है जैसा कि हमने यहाँ पे स्लाइड्स में दिखाया हुआ है, हीरो हैच करके, राइट। एथर की 2 गाड़ियां हैं, एथर 450 और एथर 450X। और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी तैयारी कर रही है बैंगलोर और चेन्नई में। नेक्स्ट है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आपने जावा नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल सुना होगा। ये इसका एक इंडियन सब्सिडरी है। प्राइस कंपनी का था 2949 18/10/2022 को। बुक वैल्यू कंपनी का है 823, पी है 13.70 का। डिविडेंड यील्ड बैठता है 6.44%, डिविडेंड पे आउट है 87% का। अब 1989 में बनी कंपनी है और सब्सिडरी है ओरेकल ग्लोबल मॉरिशस कंपनी की। उनके ब्रांड नेम्स जो उनके पेरेंट हैं, पेरेंट कंपनीज के 3 बड़े ब्रांड नेम्स हैं, ओरेकल, जावा और MySQL। ना फ्लेक्सीक्यूब एक ट्रेडमार्क ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आता है। MNC होने के कारण उनके जो मेन प्रमोटर्स हैं उनको इंडियन बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप पिछले कुछ सालों के उनके बैलेंस शीट्स को स्टडी करेंगे तो रेवेन्यू में कांस्टेंट वही रहा है और कोई नया ग्रोथ नहीं दिख रहा है। कंपनी अपने बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू चलाती है और न्यू बिजनेसेस के लिए हाल फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर्स या कोई नए एक्विजिशंस के बारे में डिक्लेरेशंस हुआ नहीं है। कंसर्न्स यही है कि 51% रेवेन्यू एक सिंगल कस्टमर से ही आता है और लॉस ऑफ कस्टमर्स उनके लिए रेवेन्यूज को काफी भारी मात्रा पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। और नए बिजनेसेस में फोकस अगर कंपनी करती है तो अच्छा खासा मुनाफा रह सकता है। जैसे कि आपने देखा कि पी रेशियो सिर्फ 13.70% का है, जिसके कारण बहुत बार ये भी देखा जा रहा है कि बहुत एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कंपनी से एक आउटलुक चाहिए रहता है। नेक्स्ट कंपनी है सनोफी इंडिया लिमिटेड। ये भी एक MNC है। प्राइस जिसका है 5695 18/10/2022 को। बुक वैल्यू कंपनी का है सिर्फ 632 रुपए, पी है 25 का। डिविडेंड यील्ड बैठता है 3.18%, डिविडेंड पे आउट रहा है 51 से 194% पिछले 5 सालों में। कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी एक बहुत ही बड़े MNC का पार्ट है। उसके 3 इंडिया के ब्रांड टॉप 100 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स में गिने जाते हैं, जिसमें लैंटस, एल्जेरा, कॉम्बीफ्लेम और टॉप 100 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स में है। वीकनेस, न्यू प्रोडक्ट लाइंस और न्यू इनोवेशंस एक MNC के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, लेकिन फॉरेन प्रमोटर का इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए। आप इस क्वार्टर के और अगले क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट रही है, जिसका इफेक्ट उसके शेयर प्राइसेस पे पड़ा है और 8,500-9 हजार वाला शेयर आपको 5500 पे मिलता हुआ दिख रहा है। पे आउट तभी आपका या डिविडेंड आपको जो मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड, वो तभी ज्यादा रहेगी या डिविडेंड पे आउट ज्यादा रहेगा जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी। अगर अर्निंग्स कम हो गई तो डिविडेंड भी घट सकता है। सो दिस वाज बेसिकली अ डिस्कशन
कि कैसे आपकी अर्निंग्स अगर कम होने से आपकी डिविडेंड पे आउट भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, जिसका प्राइस है 147, 20/10/2022 को, बुक वैल्यू है 54.90, पी बैठता है 14 का, डिविडेंड यील्ड रहा है 5.43%, डिविडेंड पे आउट पिछले 5 सालों में 60 से 80% तक का रहा है। बजाज कंज्यूमर केयर कुशाग्र बजाज ग्रुप का पार्ट है जो कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज और अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में रहते हैं। मेजॉरिटी कंपनी रेवेन्यू डिराइव करती है बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल से। बजाज कंज्यूमर केयर ने पर्सनल हाइजीन में भी उतरे हैं, जिसके न्यू प्रोडक्ट्स नो मार्क्स और हैंड सैनिटाइजर्स रखे हैं। कंपनी की सबसे बड़ी कंसर्न यही रही है कि प्रमोटर्स की 2 ग्रुप कंपनीज हैं, बजाज एनर्जी और बजाज हिंदुस्तान शुगर, जो डेट रीपेमेंट इश्यूज से हाल फिलहाल त्रस्त हैं। इसका इफेक्ट ये भी देखा गया है कि जो ये प्रॉफिटेबल वेंचर है बजाज कंज्यूमर केयर, वो भी उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम देखें कि रिडक्शन, आप अगर चार्ट को एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग जो सितंबर 19 में 60% थी, वो घट के सिर्फ 38.04% पे आ गई है। तो प्रमोटर्स ने काफी अपना माल बेचा हुआ है मार्केट में, और बजाज हिंदुस्तान शुगर और बजाज एनर्जी की थोड़ी सी दिक्कतों के कारण इस कंपनी पे भी अच्छा खासा इफेक्ट रहा है। नेक्स्ट कंपनी है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था और एडीएजी ग्रुप मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से अलग होने के बाद ये एक जापानीज एंटिटी के हाथ में चली गई। प्राइस है इनका 270 रुपीज, बुक वैल्यू है 52.20, पी बैठता है 25.7%, डिविडेंड यील्ड है 4.07%, डिविडेंड पे आउट रहा है 74 से 96% पिछले 5 सालों में। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पार्ट है निपॉन लाइफ इंश्योरेंस जापान का, जो ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस से जुड़ी हुई है। जैसा हमने डिस्कस किया, पहले ये कंपनी रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से चलती थी और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के निकल जाने के बाद ये सिर्फ जापानीज एंटिटी के हाथ में रह गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिविडेंड्स आजकल कंपनीज क्यों कम कर दे रही हैं, और दूसरा कि बायबैक्स, टेंडर ऑफर्स के थ्रू कैसे जा रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज के कारण। फाइनेंशियल ईयर 2021-20 से सेक्शन 1034 जो एग्जेम्पशन का प्रोविजन था डिविडेंड्स के लिए शेयर होल्डर्स के हाथ में, वो निकाल दे गया। इसके कारण जो भी शेयर होल्डर को डिविडेंड की आय होती है वो उनके लिए टैक्सेबल गिनी जाती है, मतलब कि कर पात्र गिनी जाती है। डिविडेंड आप 2 इनकम के तहत इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दिखा सकते हैं। एक है अदर सोर्सेस, अन्य आवक, और दूसरी बिजनेस इनकम। मतलब अगर आपका बिजनेस, मतलब आपका व्यापार सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो डिविडेंड की इनकम आपके लिए बिजनेस इनकम गिनी जाती है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिविडेंड शेयर्स को संभाले हुए हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस गिना जाएगा। अब डिडक्शन आप क्या ले सकते हैं डिविडेंड इनकम से? अगर आप इसे बिजनेस इनकम की तौर पे दिखाते हैं, मतलब आपका ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, तो आप सारे खर्चे उसमें ले सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर परचेजिंग द सिक्योरिटीज, कलेक्शन चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस जो आप इस इनकम को अर्न करने के लिए खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाते हैं तो सिर्फ 20% तक की आय पे ही आप डिविडेंड पे एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, राइट? और वो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ओनली, मतलब असेसी कैन क्लेम डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द टोटली डिविडेंड इनकम, मतलब स्लैब फिक्स हो गया अगर आप अदर सोर्सेस में हैं, बट डिडक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ओनली। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की बात करें तो टीडीएस के प्रावधान यहाँ पे आते हैं, राइट? टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड नॉर्मली जैसे आपकी इनकम टैक्सेबल रहती है वैसे ही गिनी जाएगी। मतलब अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आप 20% में आ जाते हैं तो 20%, और अगर आप 10% में आते हैं तो 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 5 लाख जैसे आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स एज एन इंडिविजुअल फिक्स हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट? सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम। अब एक्सेप्ट क्या है? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, किसी कंपनी के, इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय हैं और सब्सिडियरी एंगेज इन आईटी, एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में हैं, और आप उस कंपनी के डिविडेंड
ईसॉप्स में जो आपको मिलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, उस ईसॉप्स के थ्रू आपने जीडीआर खरीदे हुए हैं, तो वो जो डिविडेंड आएगा वो आपको फ्लैट 10% टैक्स पे आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जीडीआर। सो फिर से पढ़ते हैं इंग्लिश में। रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन कंपनी और सब्सिडरी एंगेज इन द आईटी, एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसीव्स डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीआर्स issued by such company under employee stock option scheme. Dividend shall be taxable at the rate of 10% without any deduction of tax. अब इंडियन कंपनीज को क्या करना है? शेयर होल्डर को तो टैक्स भरना ही है नॉर्मल टैक्स रेट से, और एक एक्सेप्शन भी है। कंपनीज जब डिविडेंड देती हैं तब उन्हें टीडीएस काटने का प्रावधान नया आया है, जो रेसिडेंट्स के लिए सेक्शन 194 है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए 195 है। कंपनी जब भी डिविडेंड पे करती है तो सेक्शन 194 के तहत 10% टैक्स रेट ऑफ टीडीएस काटा जाएगा, और टीडीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को पेमेंट करते वक्त 5000। मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर किसी को साल में 5000 तक का डिविडेंड कोई कंपनी देती है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट पेड इन कैश, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो। ये जो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन है 5000 का, वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल पे ही लगता है। अगर आप एचयूएफ के अकाउंट में शेयर्स खरीदते हैं, फर्म्स के अकाउंट में, कंपनी या ट्रस्ट, तो 5000 का नहीं लगेगा। आपको 100 रुपए का भी डिविडेंड लगेगा तो 10% टीडीएस सीधा कट जाएगा। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो 20% टीडीएस कटेगा। नॉन रेसिडेंट्स में सेक्शन 195 का प्रोविजन लगता है। यहाँ पे 20% टैक्स की प्रावधान है, इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस ऑफ 4%। अ लोअर टैक्स मे बी गिवन, मतलब अगर आपके पास किसी देश के साथ आपकी टैक्स ट्रीटी हो इंडिया की, या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जिसे डीटीएए कहते हैं, वो अगर किया हुआ हो तो लोअर टैक्स भी लग सकता है, राइट। टीडीएस एट द रेट 20% ऑन डिविडेंड पेड टू एफआईआईस और एफपीआईस अंडर सेक्शन 196 और 190D के भी प्रावधान है। तो जनरल रेट 20%, इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन क्या है? टैक्स ट्रीटी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो तो कम रेट पे टीडीएस कटेगा। फिर एफआईआईस और एफपीआईस पे 196C और 196D के तहत 20% टैक्स टीडीएस काटने का प्रावधान है। आगे हम देखते हैं कि सरचार्ज के रेट कितने हैं। एचयूएफ, एओपी और बीओआई में जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या नॉन रेसिडेंट एंटिटीज हैं उन पे, रेसिडेंट पे नहीं। सेक्शन 194 में और 194C और डी के प्रावधान के तहत अलग अलग रेट्स दिए गए हैं। अगर सरचार्ज डिविडेंड की इनकम 50 लाख तक हो तो सरचार्ज रहेगा नील। 50 लाख से 1 करोड़ 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के डिविडेंड में 15, और 196C मतलब एफआईआईस एफपीआईस में 25% है। 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम हो तो 15 और 37% है। So this was rate of surcharge for non-resident individuals, HUFs, AOP and body of individual, right? फिर हम चलते हैं नॉन रेसिडेंट कंपनीज के लिए। अगर इंडियन कंपनीज से डिविडेंड आता है, फॉरेन कंपनीज से भी अगर आपको डिविडेंड आता है और आप रेसिडेंट शेयर होल्डर हैं तो भी आपको सेम डिविडेंड के जो रेट्स हैं वही लगेंगे। सो आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करें या फॉरेन कंपनी से, आपको टैक्स तो उस पर भरना ही पड़ेगा। सो हम देखते हैं नॉन रेसिडेंट कंपनीज को अगर डिविडेंड कोई पे करता है या उसे रिसीव होता है तो सरचार्ज के रेट्स कितने होते हैं। अप टू 1 करोड़ नील, 1 करोड़ से 10 करोड़ 2% है, और 10 करोड़ से ऊपर अगर इनकम उनकी हो जाती है या डिविडेंड पे हो जाता है उन लोगों को, नॉन रेसिडेंट कंपनीज को इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो 10 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी नॉन रेसिडेंट कंपनी को दे देती है तो 5% सरचार्ज लगेगा। एजुकेशन सेस और हेल्थ एजुकेशन सेस हमने जैसे डिस्कस किया 4% लगना ही है, राइट। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, TDS will be deducted at the time of making payment to shareholders and not when dividend is declared. So this was a short description on how taxability of dividends has changed over the past few years. कैसे बदला है पूरा मौसम, और दूसरा कि कैसे डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी दी जाती है और इंडियन कंपनीज को देते वक्त, डिविडेंड देते वक्त कितना TDS पे करना है, राइट। अब हम चलते हैं एक स्टडी की ओर जिसमें एक बहुत ही टिपिकल, हालांकि ये कंपनी डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट काफी कम रहा है,
और लास्ट में ये है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसे किसी कंपनी को इफेक्ट करती हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कंपनी के डिस्काउंट पे ट्रेड होने पे। हम हमेशा मैनेजमेंट पेडिग्री को देखते हैं, मैनेजमेंट के इंटेंशंस को देखते हैं और डिविडेंड को देखते हैं। हम देख रहे हैं ये कंपनी को हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, राइट, जिसका मार्केट प्राइस है 1213 रुपए, बुक वैल्यू है 1868। तो ये डिस्काउंट पे चल रहा है बुक वैल्यू पे, पी है 20.40 और 11.20 डिविडेंड यील्ड बैठता है। ये कैसे? ये एक एक्सेप्शनल गेन था जिसके बारे में हम देंगे। ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो हिंदुजा ग्रुप का एक पार्ट है, मतलब अशोक लेलैंड जो एक हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है उसी की एक ग्रुप कंपनी है। अब दिक्कतें क्या फेस हो रही हैं कंपनी की? कंपनी का अगर आप पीएनएल की ओर देखें तो अदर इनकम अचानक से यहाँ पे बढ़ गई थी। कंपनी ने अपना हेल्थ केयर डिवीजन बारिंग इक्विटी को बेचा था बहुत ही तगड़ी रकम में। जब बेचा तब शेयर होल्डर्स को कुछ ऐसा लगा था कि डिविडेंड ज्यादा आएगा या अच्छे खासे लेवल पर बायबैक आएगा। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 1460 रुपए का ईपीएस आया है, राइट। 1460 एक बहुत बड़ी रकम है। पे आउट से 15%, कंपनी ने ज्यादा पे आउट किया नहीं और बोनस डिक्लेयर करके बायबैक दे दिया, राइट। सो दिस वाज द एक्चुअल कंडीशन। ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड? अब शेयर होल्डर्स को अपेक्षा ज्यादा थी, लेकिन अपेक्षा पे जितना डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था वो नहीं आया। 60% ऑफ द रेवेन्यूज केम फ्रॉम हेल्थ केयर डिविजन विच वाज सोल्ड टू बारिंग इक्विटी, राइट। नाउ वेयर डू वी स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कंपनी ने यह भी डिक्लेयर किया कि वो NXT डिजिटल जो उनका एक लॉस मेकिंग यूनिट है उसको इसके साथ मर्ज कर देंगे उसके डिजिटल डिविडेंड को। ये भी एक हिंदुजा कंपनी का पार्ट है, राइट। अब इसके कारण कुछ शेयर होल्डर्स को अच्छा नहीं लगा। ये इनका केबल डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था, इसके कारण बहुत ही डिस्प्यूट्स भी खड़े हुए जो लाजमी थे। अब आपको एक HGS के बारे में ये भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट। हम न्यूज की ओर चलते हैं। ये सही है गलत है, दैट इज नॉट देयर, राइट। अब कंपनी डिजिटल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने की बहुत बातें कर रही हैं। सो न्यू बिजनेस पार्टनरशिप HGS ने अनाउंस की हुई है विथ कोलोराडो मल्टीलिंगुअल मैसेजिंग प्रोवाइडर चैटलिंगुअल के साथ इन्होंने नया करार किए हुए हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बेचने के बाद। अब देखिए एक नई न्यूज, न्यू HGS स्ट्राइक डेट्स अनाउंस्ड एज मेजॉरिटी शेयर होल्डर अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग स्क्रूज, राइट। अंकल स्क्रूज तो आपने सुना ही होगा, राइट। डकटेल्स में वैसे ही स्ट्राइकिंग आउटसोर्स वर्कर्स एट द लिवरपूल बेस्ड डिस्क्लोजर एंड बारिंग सर्विस आर बीइंग डिनाइड अ डिसेंट पे राइज बाय बॉसेस प्लेइंग स्क्रूज, देयर यूनियन वांट टुडे। The Public Services Union said Hinduja Global Solutions, which employs contact centers and back office staff at the government agencies, pays as little as this much amount. This company is part of the Hinduja Group, whose chairman Srichand Parmanand Hinduja and Gopi Hinduja topped the 2022 Sunday Times list at a net worth of $28.4 billion. So 2-week strike की बात भी हुई थी, right? So they are paying less. This is what the employees are saying, right? पर दूसरा भी हम सर्च कर लेते हैं, HGS and NXT Digital. Now this was the controversy which was raised by a lot of investors as well. Now this was the news of 1 month ago. Minority shareholders seek SEBI intervention ahead of Hinduja Global merger with group company NXT Digital. In a fresh salvo on the ongoing simmering tension between the minority shareholders of HGS, the listed technology company of Hinduja family, and the promoters over the technology company's decision to buy NXT Global, a loss-making sister company also listed. The former have reached out to SEBI, right, to prevent the alleged thoughts. Now, this has been going on for a long time. अब जब भी कहीं कंट्रोवर्सी आती है वो हमेशा प्रॉब्लम्स देती ही रहती है। अब स्वैप रेशियो भी डिटरमाइन हुआ था। अब एक और न्यूज़ देखते हैं कि अप्रूवल भी हो गया था, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी गए। तो
पैसा आने के बाद भी एक कंट्रोवर्सी कैसे कंपनी के शेयर प्राइस को डैम्पन करती है, इसका ये एक उदाहरण रहा है, राइट. सो दिस वाज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस, वॉट एवर न्यूज वी हैव बीन हियरिंग इन द stock markets, and how a better dividend yield can also dampen the prospects of a company, right. So we shared those news on various websites, what was going on, what was happening, how the try of promoters to merge a loss making unit with a profitable unit has affected the share price of a profitable unit as well. And this was just a small discussion. I hope you all had a pleasant listening.